हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल ट्रू एस्पिरेंट। प्रीलिम्स 2022 बस लास्ट एक महीना बचा हुआ है और इस लास्ट एक महीने में बहुत सारे साइकोलॉजिकल अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। आपको कभी लग रहा होगा कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। बट इसी चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये लास्ट वन मंथ स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली 120 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें, वो भी बहुत ही लिमिटेड नॉलेज में। आई एम रिपीटिंग, बहुत ही लिमिटेड नॉलेज में। और क्यों 120 प्लस मार्क्स क्यों चाहिए? ठीक है, तो इसके पीछे मेन रीजन ये है कि जब आप एग्जाम दे के बाहर आओ और नेक्स्ट डे व्हेन यू आर गोइंग टू मैच द स्कोर, व्हेन यू आर गोइंग टू काउंट योर स्कोर फ्रॉम एनी ऑथेंटिक सोर्स, you should know that I am getting 120 plus marks. The effect will be of this is that आप अगले 20 दिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करेंगे। आपका जो मेंटल कामनेस होगा सम अनदर लेवल का होगा। आप उस 20 दिन में पूरा का पूरा ऑप्शनल पेपर रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप 20 दिन में एटलीस्ट 2 जीएस के पेपर को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर आप 10 ऐसे लिख सकते हैं। सो 20 डेज का स्टार्टिंग फेज होता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है बहुत ही बूस्टिंग होता है। सो लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स एंड लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी। Guys, before starting our strategy discussion, let me introduce myself. I have cleared prelims 5 times and consistently I scored more than 120. Or every time I cleared forest prelims also, and twice I have scored more than 140. And the last prelims, that is 2020, I scored approx 150. Before that I was working with the Ministry of Finance as GST inspector. So guys, I thought that I should share my strategy because I always cleared prelims with a very limited knowledge, but only with the strategic approach. सो गाइस, हम अपना स्ट्रैटेजी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे स्ट्रैटेजी डिस्कशन का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 चीज़ है। एक तो हो एक यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस पूछती है। हम ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, वैसे क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम अपना स्ट्रैटेजिक अप्रोच लगाएंगे। जो मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप की थी अपने प्रीलिम्स के लिए ऑलवेज, तो उसी स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। सो पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी होगी, या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। और जब लास्ट 3 देख रहे हो, ये 3, दिस इज ऑल रिलेटेड टू अबाउट योर साइकोलॉजी। उस 2 घंटे में आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, बिकॉज वो 2 घंटे आपके पूरे साल, 2 साल, 3 साल की मेहनत का पूरा वो निष्कर्ष होगा। उस टाइम रिजल्ट आने वाला है, तो उस 2 घंटे आप कैसे परफॉर्म करेंगे वो इस पर डिपेंड करता है कि उस टाइम आपका माइंडसेट क्या है। तो ये बहुत ब्रीफ डिस्कशन होगा 5-10 मिनट का कि क्यों उस टाइम का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो यूपीएससी में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम 3 टाइप्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, और उन सारे टाइप्स को हम 1 बाय 1 करके देखते हैं कि कैसे टाइप्स को क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो जो हमारा सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होता है वो होता है टाइप 1 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन टू चेक द बेसिक नॉलेज। ये क्वेश्चंस आपको अगर 100 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है तो आप इसमें से आप 40 to 45 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए ही दिया गया है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उसके लिए पीएचडी करने की जरूरत है। बेसिक नॉलेज मतलब आप एनसीईआरटी पढ़े या आपने अपने बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े हैं, आपने न्यूज़पेपर से एटलीस्ट आप न्यूज अवेयर थे, ठीक है। और तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप यूपीएससी के पिछले पूछे गए पैटर्न से अवेयर थे कि नहीं। यूपीएससी जो पैटर्न पिछले 5 साल से पूछती आ रही है, उस पैटर्न पे आपने प्रिपरेशन किया है कि नहीं। लेट्स लुक दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये 2019 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। 2015 से ही यूपीएससी ने रिपोर्ट पूछना शुरू किया था। सो इट बिकम वेरी ऑब्वियस दैट एवरी ईयर दे आर गोइंग टू आस्क सच काइंड ऑफ रिपोर्ट। Although last 2 years they haven't asked any report, but the last continuously 5 years they have asked reports. ठीक है, और ये बहुत ही आसान है। आप मार्केट में जाएंगे, आपको 1 पेज की बुक समरी मिल जाएगी सारे रिपोर्ट्स की। आप देखेंगे ये 2 नंबर तो कहीं नहीं जाते, ठीक है।
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। ये यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक बन चुका था, अभी भी बना हुआ है। हर साल नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एक नया क्वेश्चन तो आता ही आता है। और ये 2019 का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि 2015 के प्रीलिम्स में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑन इन विच नेशनल पार्क यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ क्लाइमेटिक जोन। आंसर वाज न्योरा वैली, ठीक है। एंड द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अगेन बीइंग रिपीटेड इन 2019, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस इज द वन द एक्सपेक्टेड लाइन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से स्वदेशी मूवमेंट। मतलब दिस इज द बेसिक बेयर मिनिमम दैट इज नीडेड, ठीक है। इतना तो सब हर बच्चे को पता होना चाहिए और ये आपको हर बुक में मिलेगा। आप अगर बिपिन चंद्र का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर नई वाली एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा या आपने कोई भी टेक्स्ट दिया हुआ है, ये दो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, देन यू आर नोइंग इट वेरी वेल। और एक ये क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था कि इकोनॉमी से था कि गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू which of one of the following is not the most likely measure of the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee। बेसिकली इस क्वेश्चन को पूछने का लॉजिक ये था कि 2018 में इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का बहुत ज़्यादा आउटफ्लो हुआ था बिकॉज ऑफ डॉलर आउटफ्लो, रूपी वाज स्लाइडिंग, ठीक है। तो डॉलर कंपैरिजन में रूपी वाज कमिंग डाउन। तो इसको लेके उस समय करेंसी क्राइसिस सिचुएशन बन गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टेप्स आरबीआई गवर्नमेंट ने लिए थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ही कॉमन सेंसिकल और अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चन था। और आप एक क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, ठीक है। अब सिंपल ने शेड्यूल देके पूछा है, 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 12th शेड्यूल। यहाँ पे कोई भी आपको निटी-ग्रिटीज नहीं जानने की कोशिश कर रही है कौन सा शेड्यूल में क्या क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं। सिंपली यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5th शेड्यूल प्लस 6th शेड्यूल इज ऑल अबाउट ट्राइबल्स, ठीक है। और आप ये देखिए यूपीएससी कितनी स्मार्ट है, उसने 6th शेड्यूल दिया ही नहीं। तो 3rd इज गॉन, 9th इज गॉन, 12th इज गॉन, ओनली ऑप्शन इज बी। तो दिस क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस विच जस्ट नीड बेसिक नॉलेज, ठीक है। और अब बहुत इजीली आप इस ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं बशर्ते आपने दो चीजें ध्यान में रखा हो, आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर रखा हो और आपने पिछले साल के क्वेश्चन के सारे पैटर्न को एनालाइज किया हुआ हो। और दूसरा हमारा है टाइप 2 क्वेश्चंस। ये टाइप 2 क्वेश्चंस हैं क्या? ये वैसे क्वेश्चन हैं जिसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए। दिस क्वेश्चन आर ओनली टू चेक योर कॉमन सेंस। और ये क्वेश्चंस कॉमन सेंस से बहुत इजीली क्रैक हो जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं। ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है। लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस। अब सच में आपको देखना बड़ा मजा आएगा। तो हम देखते हैं कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं कॉमन सेंस को चेक करने के लिए। एक क्वेश्चन 2018 में आया था। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किन किन आइटम्स पे एमएसपी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। अरेका नट, बार्ली, कॉफी, फिंगर मिलेट, टर्मरिक, ऑल दिस थिंग्स। आपको इस क्वेश्चन कुछ नहीं सोचना कि इस क्वेश्चन के लिए मुझे वो 24-25 जो आइटम्स मैंने याद नहीं किए हैं, और ना ही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रही, जानती है कि आप साल भर के प्रिपरेशन में इतना कुछ नहीं पढ़ सकते। आप 24 आइटम भी याद करो, लक्ष्मीकांत भी पढ़ो, न्यूज़पेपर भी पढ़ो। बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आपको इसमें से स्मार्टनेस दिखानी है अपनी। तो ये जो कॉफ़ी है ना, आप देखेंगे कॉफ़ी इंडिया में हर जगह इजीली अवेलेबल, बड़े बड़े आउटलेट्स पे, सीसीडी के आउटलेट्स और बरिस्ता के आउटलेट्स, और आराम से कोई भी एक कप लेंगे 200 रुपए का होता है। तो इसका जो सेल है ना, इसका जो डिमांड है वो बहुत हाई लेवल पे है ना। इट इज हाई प्राइस फेचिंग आइटम। तो इस ऐसे प्रोडक्ट पे एमएसपी देने की जरूरत नहीं। एमएसपी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो फार्मर्स को प्राइस सपोर्ट देना। फार्मर्स को जो कभी इस केस में कि फार्मर्स को अपने प्रोडक्शन पे प्राइस बहुत कम मिल रहा है, वहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। बट कॉफी केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। तो मैंने कॉफी 3 को एलिमिनेट किया। आप देखिए ऑप्शन ए में 3 है, दिस इज गॉन। ऑप्शन सी में 3 है, दिस इज गॉन। ऑप्शन डी में 3 है, दिस इज गॉन। सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी।
So option B is right answer. On the same line, we are going to discuss this question 97. ये भी उसी साल का क्वेश्चन है और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उससे. इस क्वेश्चन में यूपीएससी पूछ रही है कि ये जो 4 आइटम्स दिए हैं इनमें से कौन कौन से जीएसटी से एग्जम्प्टेड हैं. पहला सीरियल ग्रेन सॉल्ट, चिकन एग्स कुक्ड, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड, न्यूज़पेपर्स कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल. तो देखिए सबसे पहले अभी आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल आप कॉमन सेंस लगाइए कि चिकन एग्स कुक्ड. भाई चिकन एग्स कुक्ड मतलब अंडा हर कॉर्नर पे मिलता है, वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, और समाज का जो जितने भी छोटे बच्चे से लेके आप बूढ़ी आंटी तक को देखेंगे बेचते हुए. ऑप्शन 2 तो हमारे आंसर में होना ही होना चाहिए क्योंकि इस पे तो जीएसटी हम लगा ही नहीं सकते. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन 3, फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड. देखिए फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड एक वैसा आइटम है जिसके लिए ये आइटम आपको हमेशा जब भी मिलेगा तो बड़े बड़े सुपरमार्केट, बिग बाजार या फिर स्विगी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा. दूसरी बात, प्रोसेस्ड फिश, कैंड फिश को खरीदेगा कौन? ये वो क्लास खरीदेंगे जिनके पास टाइम नहीं है मार्केट जाके मच्छी खरीदने का. और दूसरी बात, जब प्रोसेस फिश की बात आती है तो एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी, एक उसमें वो लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे. सेकंड, उसमें पैकेजिंग का काम होगा. देन एक रिटेल चेन होगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज होगा. तो दिस इज इंटायरली फॉर्मलाइज इंडस्ट्री. जब भी फॉर्मलाइज इंडस्ट्री की बात होगी तो यहाँ पर जीएसटी तो लगना ही लगना है बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. इट्स अ फॉर्मलाइज इंडस्ट्री. सेकंड थिंग, द एंड प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड बाय द हाई एंड क्लास, हाई पेड क्लास. ठीक है, तो अब ऐसे प्रोडक्ट को तो हम नहीं छोड़ सकते जीएसटी. ऐसे प्रोडक्ट को तो हम जीएसटी लेंगे ही लेंगे. तो 3 पे तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा. तो ऑप्शन 2 शुड बी देयर इन आवर आंसर. ठीक है, और 3 तो होना ही नहीं चाहिए. तो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन. वी आर लेफ्ट विद ओनली 1, दैट इज द ऑप्शन सी. आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन 4 को तो मैंने पढ़ा ही नहीं. जरूरत ही नहीं है ना. यूपीएससी चाहती नहीं कि ऑप्शन 4 पढ़ें आप, न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल. आपको जानने की जरूरत ही नहीं. इनफैक्ट आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप देखेंगे तो स्टेटमेंट, क्योंकि जीएसटी से पहले कुछ और रूल्स थे, अभी कुछ और रूल्स हैं. तो वी डोंट नो. ठीक है, जरूरत ही नहीं. यूपीएससी डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68. इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन आप देखेंगे कि यूपीएससी ने 2 चीजें पूछने की कोशिश की है, मतलब बेसिक 2 चीजें के नॉलेज को जानने की जरूरत है. फर्स्ट ये कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ 18th century were. लुक, क्वेश्चन इज सेइंग 2 थिंग्स. मिडल ऑफ 18th century, यू नो मिडिल ऑफ 18th century में क्या हुआ था? ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था एग्जैक्टली 1750 BC, sorry AD. So in that year industrial revolution started. So in ब्रिटेन में रॉ मटेरियल का डिमांड ज़्यादा हो गया और वहाँ से हम प्रोसेस्ड और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगे. तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में टेक्सटाइल्स में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बिफोर इंडिया से फिनिश्ड गुड्स जाते थे. उसके बाद क्या होने लगा कि उनको कॉटन जरूरत पड़ने लगी एज अ रॉ मटेरियल. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारे ऑप्शन में कॉटन तो होना ही होना चाहिए. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड सी. दिस 2 ऑप्शंस गॉन बिकॉज दिस 2 ऑप्शंस do not contain cotton. Now look, we are left with raw cotton as well as cotton. अब देखिए रॉ कॉटन समझते हैं क्या होता है कि जो एग्जैक्टली हमारे खेतों से निकलने के बाद जो कॉटन होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, उसके कवर होता है, तो ऑल दिस थिंग्स. तो अगर ब्रिटेन वाले इतने स्मार्ट तो थे कि वो नहीं ले जाएंगे हमारे यहाँ से इम्प्योरिटीज को, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ से जो किसानों से प्योर कॉटन को निकलवा लेंगे
और उस कॉटन को आप एक्सपोर्ट करके भेजेंगे ताकि वहाँ से उसको फिनिश प्रोडक्ट बनवा के इंडिया में आ सके। दूसरी बात यहाँ पे सोचने वाली है कि आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी एनसीईआरटी वगैरह, कहीं भी आपने रॉ कॉटन के बारे में जिक्र नहीं सुना होगा। आप हमेशा कॉटन सुनते होंगे कि इंडिया से द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट वेयर कॉटन, ठीक है। तो राइट नाउ वी आर गोइंग विथ ऑप्शन डी। तो देखिए हमने कॉमन सेंस यूज करते हुए वी डिडंट थिंक अबाउट इट, सिल्क था कि नहीं था, सॉल्ट पेटर था कि नहीं था, ओपियम था कि नहीं था। लुक हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजिली ओनली विथ अवर कॉमन सेंस। Which one of the following groups of plants was domesticated in the New World and introduced into the Old World? देखिए न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड से कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है। बेसिकली ये है कि यूरोपियन ने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे लाइक अफ्रीका, इंडिया, ऑल दिस थिंग्स, वहाँ पे क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंट्रोड्यूस किया था। फिर से हमारे पास ABCD, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई कॉटन, फिर से कॉटन दिखा हमें, ठीक है। तो कॉटन तो हमारे पास आज से नहीं है, कॉटन तो हमारे पास भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से है। डोंट मेक मी फूल। तो ये ब्रिटिश यूरोपियन क्यों हमारे इंट्रोड्यूस करेंगे? BLC इन गॉन। नेक्स्ट इज वीट। वीट तो हमारे पास अगेन हड़प्पन सिविलाइजेशन है। राइस के एविडेंसेस कम मिले बट वीट के ज्यादा मिले। आप जब भी देखेंगे हर एनसीईआरटी पढ़ने में लिखा रहता है वीट एंड बार्ली वर फाउंड। इवन जो मोहनजोदारो का जो ग्रेनरी था वहां पे भी इसके एविडेंसेस मिले हैं। तो वीट इज सिंस दैट टाइम, ठीक। ऑप्शन डी इज गॉन, वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए। सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर ओनली कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन जिसपे आपको किसी स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, ना ही यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है स्पेशलाइजेशन की। तो लेट्स try to approach this prelims with your common sensical approach, and the next level is the type 3 question, and this type 3 questions are bouncer question. These questions are extremely difficult and UPSC जानबूझ कर से क्वेश्चन देती है कि आपको डरा सके, क्योंकि एग्जामिनर उसी यूपीएससी एग्जाम को सिर्फ पर्पस ही नहीं है आपको नॉलेज चेक करना, आपको ये भी देखना है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप सही डिसीजन ले पाते हो। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन के देखने से पहली चीज क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे, देखते के साथ ही आपके दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आएगा, यार मैंने पढ़ा ही नहीं, यार मैंने रिवाइज नहीं किया, देखा था बस मिसिंग है। सेकंड, देखते के साथ मन कर छोड़ो इसको, हटाते हैं, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है। बट मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये बाउंसर क्वेश्चन हैं बट इनको बहुत ही ईजिली क्रैक किया जा सकता है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक अप्रोच से। ऐसे क्वेश्चन में यूपीएससी जानबूझ के कुछ ना कुछ क्लू देती है कि आप अगर पीसफुल है, आपका कामनेस के साथ उस क्वेश्चन का अप्रोच कर रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाए। एंड ट्रस्ट मी, 30 to 25 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एज ए बाउंसर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इसमें से 20 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट किया और आपने 20 में से 14 सही किया, 6 गलत किया, मतलब 14 सही 6 गलत, 6 की पेनाल्टी आपकी 2 क्वेश्चन हो गई, 14 - 2 दैट इज, अब 12 नंबर सही कर रहे हो, मतलब 12 क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, तो ओवरऑल यू आर गेटिंग 12 × 2, यू आर गेटिंग 24 मार्क्स। गॉट इट। और जो आपका बेसिक नॉलेज था उससे आप 90 मार्क्स पे पहुंच रहे हो, ठीक है। 90 + 24 जो आपका कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है, ठीक है, उससे आप पहुंच रहे हो 90 + 24 + 20. Let's calculate. This is coming 134. And definitely you will make this. Only thing that is needed is a strategic approach, common sensical approach, and basic knowledge, an application of that basic knowledge. So let's look type 3 questions में कैसे कैसे questions आते हैं। तो जितने भी बाउंसर्स क्वेश्चंस हैं उनको हैंडल करने के लिए हमने स्ट्रैटेजिक अप्रोच डेवलप किया था, और आज वही स्ट्रैटेजिक अप्रोच मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ऐसे बाउंसर्स क्वेश्चन को कैसे स्ट्रैटेजिक अप्रोच के थ्रू हैंडल किया जाए विदाउट नोइंग। आपके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है बट उस लिमिटेड नॉलेज को लॉजिकली अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजिक अप्रोच है क्या? इट इज एन अप्रोच टू द क्वेश्चंस थ्रू लॉजिक्स एज एन ट्रिक और हैक। ये कोई ट्रिक नहीं है, ना ही कोई हैक है, ठीक है।
बट आपका जो लिमिटेड नॉलेज है उसको लॉजिकली अप्लाई करना है, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत काम रहें, पीसफुल रहें एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो बेसिकली हमने 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अप्रोच बनाया था। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मिथ एंड ट्रिक, ठीक है, एलिमिनेटिंग थ्रू ऑप्शंस और स्टेटमेंट्स, एंकरिंग एंड परसेंटेज मेथड। अभी आपको सब कुछ लग रहा होगा कि बाउंसर जा रहा है, बाउंसर क्वेश्चन, बाउंसर अप्रोच, बट ऐसा नहीं है। मैं एक सारे अप्रोच को ब्रीफली डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और इन सभी अप्रोच के लिए मैं स्मॉल वीडियोस भी बनाऊंगा, 10 मिनट्स की या 5 मिनट्स की सेपरेट वीडियो। और उस वीडियोस में जितने भी यूपीएससी कब तक के पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस हैं उनको सेपरेटली मैं कवर करूंगा। बस यहाँ पे आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कैसे बाउंसर क्वेश्चन को हम इस स्ट्रेटेजिक अप्रोच के थ्रू हैंडल कर सकते हैं, और हाउ टू क्रैक दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन बाउंसर क्वेश्चन कैसे मार्क्स निकालने हैं। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं बहुत ही ब्रीफली। जो हमारा पहला मेथड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या? होमोजेनिटी ये कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है या फिर जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो स्टेटमेंट आपस में होमोजेनस है कि नहीं है। मतलब 1-2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो पॉजिटिव है नेचर में, और एक स्टेटमेंट ऐसा है जो नेगेटिव है नेचर में, तो डेफिनेटली 1, 2, 3 तो ऑप्शन नहीं होगा, या फिर ये सारे स्टेटमेंट एक साथ तो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ स्टेटमेंट ऐसे हैं जो क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, होमोजेनिटी ब्रेक कर रहे हैं, तो हमें वैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना, उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देना है। एग्जाम्पल को तो समझते हैं। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। डेफिनेटली दिस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट। क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, a biological process to create a seed can be patented in India. No idea, पता नहीं क्या पूछ रहा है। In India there is no intellectual property appellate board. मुझे ये नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि किसी भी बॉडी, कोई भी जुडिशियल बॉडी या क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, उसकी डिसीजन के अगेंस्ट अपील करने का मैकेनिज्म तो होगा ही होगा। अगर अपील करने का मैकेनिज्म नहीं है, इट गोज अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो और ऐसा और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2017। उसमें भी क्वेश्चन था बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन टैक्स के ऊपर पे, वहां भी यूपीएससी ने सेम पूछा था कि देयर इज नो अपीलेट बॉडी। तो ऐसे क्वेश्चन में डेफिनेटली ये नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाएगा अगर अपील करने का प्रोविजन नहीं होगा तो। सो डेफिनेटली स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ठीक है। प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया, ठीक है, नहीं पता अपने को। बट एक बार ऑप्शन देखते हैं, ये 3 ये 3 सब में है, ठीक है। तो कई बार मेरे डिस्कशन में लोगों के साथ बात होती थी क्वेश्चन को लेके, स्पेशली आफ्टर एग्जाम, तो दे आर सेइंग यार 3 तो सब में है, इसका देने का मतलब क्या था? 3 तो सब में था ही ना। तो यूपीएससी तो फूल है नहीं। यूपीएससी जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन सेट कर रहा होता है तो बहुत ही लॉजिकल और साइकोलॉजिकल वे में क्वेश्चन सेट करता है। ये क्वेश्चन एक लॉजिकल रीजनिंग था। आप देखिए, अगर 3 सारे ऑप्शन में है तो ये क्लियर हो गया ना, यूपीएससी खुद ही बोल रही है ना कि ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो डोंट ट्रीट एज ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये तो इंफॉर्मेशन यूपीएससी में खुद दे रही है कि प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। तो यूपीएससी खुद बता रही है कि भाई हम तुमको बता रहे हैं कि प्लांट वेराइटीज इंडिया में एलिजिबल नहीं है पेटेंट होने के लिए, ठीक है। तो यहां पे कह रही है कि प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल, गॉट द पॉइंट। और स्टेटमेंट 1 कह रही है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट एक्ट, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। मतलब एक स्टेटमेंट आप कह रहे हो कि प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल, एक स्टेटमेंट में कह रहे हो कि सीड को हम पेटेंट कर सकते हैं। तो यहां पर होमोजेनिटी ब्रेक हो रही है ना। एक में आप कह रहे हो नहीं कर सकते प्लांट वेराइटीज को, एक में कह रहे हो सीड को तो कर सकते हैं। तो दोनों में होमोजेनिटी होनी चाहिए। भाई प्लांट कर सकते हो, सीड भी करेंगे, सीड नहीं कर सकते प्लांट भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी खुद करे प्लांट नहीं कर रहे हैं तो सीड भी नहीं होगा,
ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, होमोजेनिटी ब्रेक हो रही है, वाली आंसर इज सी। इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। दिस वाज आल्सो वेरी बाउंसर क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द रकमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व्ड अराउंड, ठीक है, फर्स्ट वाज वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए ऐसे कि ये रकमाबाई के बारे में नहीं पूछा गया, ये रकमाबाई केस ऑफ 1884, मतलब जो क्वेश्चन है बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल कि रकमाबाई क्या कंट्रीब्यूशन था वुमेन के एम्पावरमेंट में, ये एक पर्टिकुलर सेट है, बहुत स्पेसिफिक और नैरो इसका डोमेन है जिसमें ये क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आप 1 2 3, जो पहला है ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और एज ऑफ कंसेंट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ये दोनों कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड है, और ये एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो 1 2 3 एक साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग ग्रुप है, ये दोनों अलग ग्रुप है, ठीक है। तो तीनों अगर हम 1 2 3 कर रहे हैं तो होमोजेनिटी ब्रेक हो रही है, जो कि इस क्वेश्चन का डिमांड ही नहीं है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आइदर वी आर गोइंग टू चूज वन। हो सकता है भाई कि वुमेन के राइट्स टू एजुकेशन के बारे में बात की गई हो, और या भी 2 और 3, ठीक है। तो 1 तो अपने पास सिंगल 1 तो कहीं है नहीं, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, आंसर इज बी, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अनदर अप्रोच, ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का बेसिक पर्पस क्या है कि इसमें आप ना किसी का स्टेटमेंट को उठाते हो, ठीक है, वो स्टेटमेंट बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा, बट उस स्टेटमेंट को आपको फॉल्सिफाई करना है सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट से। मतलब अब आपको उस स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करना है कि भाई ये स्टेटमेंट हर केस में वैलिड नहीं है, आपको ये उल्टा सोचना है, क्या इस स्टेटमेंट को मैं किसी एक ऐसे इंस्टांस से इसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूं क्या, ठीक है। चलिए मैं पहला एग्जांपल तो दिखाता हूं। विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स नेशन, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता भाई मुझे। 2, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIB, नहीं पता। AIB डजंट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। अब स्टेटमेंट 1 खुद कह रहा है कि 80 मेंबर नेशन है, यहां पे कहता है कि डजंट हैव एनी मेंबर आउटसाइड एशिया। स्टेटमेंट 1 and 3 आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, ठीक है। तो मैं यहां से स्टेटमेंट 3 को हटाऊंगा, AIB डजंट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यार कोई तो एक कंट्री होगी जो इसके बाहर की होगी, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसमें भी बहुत सारे मेंबर आउट ऑफ एशिया के हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको थोड़ा सा अगर AIB का बैकग्राउंड पता होगा तो कहीं ना कहीं ये चाइना का लेड बैंकिंग सिस्टम था, जिसमें ये IMF वर्ल्ड बैंक को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, बट इसने बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव होने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अब वंस जैसे हमने ऑप्शन 3 को एलिमिनेट किया, बिकॉज ऑप्शन 3 इज गोइंग अगेंस्ट ऑप्शन 1, तो 3 को हमने एलिमिनेट किया, गॉन, आंसर इज ओनली ए, ठीक है। एक दूसरा टफ क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन खुद कह रहा है कि विजिबल लाइट, कट अ पॉइंट, विजिबल लाइट है ये, एंड इसके 4 ऑप्शन दिए थे। VLC यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ 375 to 780 नैनोमीटर, ठीक है ना, हमें नहीं पता, हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं पता। बेसिकली जो स्टूडेंट्स नॉन साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए बहुत इजी नहीं है, ठीक है। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, बस यही स्टेटमेंट पे आपका ना क्लू मिलना चाहिए। ये विजिबल लाइट है, ठीक है। विजिबल लाइट मतलब जो लाइट सिंपल, जब हम एक टॉर्च चलाते हैं, जो सिंपल बल्ब की लाइट होती है, आप बीच में कुछ भी रख दो, शैडो चला आता है, दैट मीन्स को लाइट उसको क्रॉस नहीं कर पाती है। तो मान लीजिए आप अगर दिल्ली से
बैंगलोर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और विजिबल लाइट के थ्रू बीच में कहीं से सिंपल सी बिल्डिंग आ गई, ठीक है, और आप इस प्लेस पे भेजना चाह रहे हो, ठीक है, लाइट यहाँ पास ही नहीं कर पाएगा, बहुत दूर की बात है दिल्ली बैंगलोर, आप दिल्ली में ही 10 to 20 किलोमीटर के रेंज में ना विजिबल लाइट से आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल आएगा ये क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। और स्टेट क्वेश्चन खुद कह रहा है इट्स विजिबल लाइट, और बहुत ही कॉमन सेंस के लिए सोचना है कि विजिबल लाइट जो होती है, ये जो डे टू डे लाइट हम देख रहे हैं वही है, ये लाइट हमेशा शैडो बनाता है, ये ऑब्स्टेकल क्रॉस नहीं कर पाता। सो स्टेटमेंट 2 इज गोइंग अगेंस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज विजिबल लाइट, सो वी आर गोइंग टू कट दिस 2, ठीक है। एक बार मैं 2 को हटाया, ऑप्शन इज सी, ठीक है। एक और देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पे। विथ रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज अ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, नहीं पता, इतना माइन्यूटली मैंने नहीं पढ़ा था, ठीक है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इतना मुझे आइडिया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का डेजर्ट नेशनल पार्क में हैबिटाट है। अब वन ऑफ द, ठीक है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट, तो तुम्हें 3 को मैं रखूंगा अपने आंसर में, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 into 1 कहता है कि इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, तो बहुत बड़ा होगा भाई, ठीक है। अब सोचिए स्टेटमेंट 2 कहता है देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, तो भाई एक घर होगा, कोई तो ऐसा ट्राइबल पॉपुलेशन होगा जहाँ पे कोई भी हो जो एक छोटा झोपड़ी बना के रह रहा होगा, और छोटा सा वो एक इंस्टांस मिल गया, दिस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, ठीक है। तो हम 2 को एलिमिनेट कर दिया, 2 गॉन, आंसर इज सी। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। नेक्स्ट विल सी परसेंटेज मेथड। देखिए परसेंटेज मेथड का सबसे जो अच्छी बात है परसेंटेज मेथड में, ये कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजी के साथ प्ले करता है, आपकी साइकोलॉजी को बूस्ट करता है कि आप इस ऑप्शन के साथ जाओ। देखिए एग्जाम में क्या होता है, आपको लगेगा कि ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, और आप चारों में कंफ्यूज हो। चलो आपने 2 का एलिमिनेट भी कर लिया, बट 2 में कंफ्यूज हो, यू नो, और किसी भी आंसर को चूज करना उस टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यू आर अ डिलेमा। लेकिन जब आप उस अपने कन्विक्शन को, जो आपका अप्रोच, इसको क्वांटिफाई आपने कर लिया ना, इट बिकम्स वेरी इजी। आपका माइंड आपको फुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, और आपने परसेंटेज पुट करके आपने उसे क्वांटिफाई कर दिया कि नहीं यार, इसके परसेंटेज, इस ऑप्शन के परसेंटेज इतने सक्सेसफुल होने के हैं, इसके इतने हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल है इसको चूज कर लीजिए। चलिए उसको एग्जाम्पल समझाता हूं। 93 क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2019 का है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बात करी जा रही है कि विद रेफरेंस टू द रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? फंक्शनल क्रोमोसोम, ठीक है, शब्द पे जाइएगा, फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, मुझे नहीं है आइडिया कुछ भी। पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, अभी मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल भी। ए पीसेस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड लिविंग सेल इन लेबोरेटरी, ठीक है, देखते हैं इसको। सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिशेस, ठीक है, इसको भी देखते हैं। अब मैं इसमें क्या कह रहा हूं कि आप पहले ऑप्शन डी को देखिए, सेल्स, ये सेल्स के बारे में बात कर रहा है। सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरगो सेल डिवीजन, ठीक है, इन लेबोरेटरी। तो अब हमने तो बहुत पहले से जाना हुआ है कि टिश्यू कल्चर का बहुत दिन से चल रहा है, ठीक है, और सेल्स, क्रोमोसोम, डीएनए, पीस ऑफ डीएनए और सेल्स सबसे बड़ा सेट है। ये सारे डीएनए और फंक्शनल डीएनए, क्रोमोसोम उसका पार्ट है, सब पार्ट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरी इसकी ये स्टेटमेंट तो सही होगा ही होगा, मैंने इसको 100 दिया, ठीक है। उसके बाद जाता हूं कि ए पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल
कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड ए लिविंग सेल इन लेबोरेटरी। ठीक है ना, डीएनए को रेप्लिकेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने देखा यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है Cas9 पे, क्रिस्पर पे, और कहीं ना कहीं डीएनए को रेप्लिकेट तो बहुत अब इजिली करना शुरू हो गया है। ठीक है, बट इसको मैं 80% दिया। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन का 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी ऑप्शन में डीएनए को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सी में था रेप्लिकेट करने का। ठीक है, तो रेप्लिकेट करना आसान है, बट आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए खुद से सारे बेसिस को क्रिएट करना थोड़ा तो डिफिकल्ट है। ठीक है, बट इन कंपैरिजन टू सी दिस इज डिफिकल्ट, बट इन कंपैरिजन टू ए दिस इज अ फंक्शनल क्रोमोसोम। समझ रहे हैं, अब डीएनए के अंदर भी चले गए, वो भी फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब देख रहे हैं कितना ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। एक तो ये फंक्शनल क्रोमोसोम के बारे में बात कर रहा है, फिर बोल रहा है कि टू डिफरेंट सेल्स स्पीसीज के सेल्स को ज्वाइन करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी दूंगा, क्योंकि धीरे धीरे ना बहुत स्पेसिफिक होते हैं। हमने सेल से स्टार्ट किया था, हमने डीएनए को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, फिर हमने आर्टिफिशियल डीएनए बनाने के बारे में बात की, सडनली हम फंक्शनल क्रोमोसोम पहुंच गए, वो भी 2 डिफरेंट स्पीसीज से। तो बस मैंने परसेंटेज मेथड पुट किया। ठीक है, सबसे मुझे लिस्ट लगा कि नहीं यार ये सबसे डिफिकल्ट है। ठीक है, और मेरे पास एग्जाम में कोई ऑप्शन में जानता कुछ नहीं है, मेरे को रिस्क तो लेना है, तो आई विल गो विथ ए। मैंने ए को मार्क किया, ए इज द आंसर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है परसेंटेज मेथड हेल्प्स यू टू क्वांटिफाई योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 का ही है। विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, द सीलिंग laws were aimed at family holdings, not individual holdings. ठीक है, मुझे नहीं आइडिया बहुत ज्यादा, थोड़ा वेट करते हैं अभी। The major aim of land reforms was providing agricultural land to all landless. ठीक है, it resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. Land reforms permitted no exemption to the ceiling limit. ठीक है, तो देखिए अब यहां पे सबसे बड़ी बात आती है, अगर इसको हम क्वांटिफाई करते हैं, सबसे पहले इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स एज ए प्रीडोमिनेंट फॉर्म कल्टीवेशन। ये सबसे लिस्ट होने की संभावना है। ठीक है, 10%, क्योंकि आज भी इंडिया में कैश क्रॉप और प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन नहीं है। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जम्पशन, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है कि किसी भी रिफॉर्म में कोई एग्जम्पशन नहीं हो। कुछ ना कुछ तो एग्जम्पशन कोई ना कोई स्टेट तो दिया होगा ना। आप प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ यूज कीजिए, कोई एक स्टेट किसी भी एक बंदे को एग्जम्पशन दिया होगा, तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग ना। ठीक है, इसका ये परसेंटेज 10% है। अब टशल बचा ए और बी के बीच में। द सीलिंग्स लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग, ये भी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, वेट करते हैं। और ऑप्शन बी कहता है द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल लैंड टू ऑल द लैंडलेस। अब क्वेश्चन के वर्डिंग पे जाइए। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि लैंड रिफॉर्म ने जितने भी लैंडलेस लोग थे सबको एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड कर दिया। ये कह रहा है मेजर एम, इट्स समथिंग लाइक आइडियल, कि मेजर एम था लैंड रिफॉर्म का सबको लैंड प्रोवाइड करना। तो ये स्टेटमेंट ना बहुत ही जनरल हो गया। और डेफिनेटली हमारे यहाँ जब भी कोई पॉलिसी बनती, कोई भी लॉ बनता है, तो वो एक बिल्कुल आइडियल बातें ही करेगा। ये एक आइडियल, ये रियलिटी नहीं थी, तो मेजर एम था सिर्फ। तो एम मैं इसके साथ जाऊंगा 90%। यार ये एम वाली बात है, ये मुझे ज्यादा सही लग रही है। ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट हो गया और ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, आई विल गो विद द जनरल स्टेटमेंट। 10% इधर तो मेरे ऑप्शन में रहेंगे ही नहीं रहेंगे। बी और ए है, ए में मैं दिया 60%, बट ऑप्शन बी इज 90%, सो आई विल गो विद ऑप्शन बी। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। In India, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? देखिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी, मान लीजिए अब तक इसने नहीं पढ़ा है। ठीक है,
तो अब सिर्फ क्वेश्चन को देखिए गौर से। एक में 1998 लिखा हुआ है, एक में 1999 लिखा हुआ है। यार यूपीएससी 2019 के प्रीलिम्स में 20 साल पीछे के प्रोविजन नहीं पूछने जा रही है, तो इसके तो बहुत ही कम चांसेस हैं। ठीक है, 10%, क्योंकि अगर ये कुछ भी हुआ होगा तो रिसेंट हुआ होगा। दूसरी बात है कि जो हमारे यहाँ धीरे धीरे इन्वायरमेंटल लॉज स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं, वो अभी आप देखेंगे रिसेंट ईयर्स में हमने बहुत सारे रूल्स स्ट्रिंजेंट बनाए हैं। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी द आंसर। बचा CND, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। ठीक है, आपको इन दोनों में देखना है कि एकदम ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी बनती है। तो ई वेस्ट, ठीक है, ई वेस्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम बन के उभर रहा है। ठीक है, और फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड रेगुलेशन हम देखेंगे आज तक अभी कुछ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फूड जो है, जो भी फूड के आइटम्स होंगे, ठीक है, जो उनके या तो इंड प्रोडक्ट होंगे या फिर उनके जो रॉ मटेरियल्स होंगे, मोस्टली ऑर्गेनिक होंगे, तो बायोडिग्रेडेबल है ना। तो उससे प्रॉब्लम क्या है, वो तो अगर आप वेस्ट को सिंपली आप उसको अगर आप लैंड सैनिटरी फिल्म में आप डाल देते हो, वो बायोडिग्रेडेबल अपने आप खत्म हो जाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ऐसा स्ट्रिंजेंट रूल लेके नहीं है, ये समथिंग स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर लाइबिलिटी, मतलब प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्ट सेल करने के बाद भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा है। तो मैं डी के साथ तो नहीं जा रहा, डी की प्रोबेबिलिटी मेरी 40% है। और ई वेस्ट जहां पे आता है, भैया ई वेस्ट आपने बहुत जगह पढ़ रखा है, ई वेस्ट से बहुत ऐसे हजार्डस केमिकल्स निकलते हैं। इवन सम ऑफ द केमिकल्स आर लाइक दैट एलिमेंट, दे आर रेडियो एक्टिव इन द नेचर। ठीक है, तो मेरा सबसे ज्यादा कन्विक्शन इसके साथ जाएगा, सी के साथ। आई विल पुट 80% हियर एंड माय आंसर विल बी सी। ठीक है, तो हमने ये वाला टाइप भी कवर किया अपने स्ट्रेटेजिक अप्रोच में। और हाँ, एक बात आपको याद दिला दूं, ये बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैं इन सारे अप्रोच पे अलग से एक वीडियो बनाने छोटे छोटे, और उनमें जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैं उसमें कवर करूंगा। नेक्स्ट इज मीथेन अप्रोच। यार नाम देख के हंसी आ रही होगी, बट ये मीथेन अप्रोच सडनली एक क्वेश्चन मैं देख रहा था 2019 का ही, और क्वेश्चन देखने के बाद सडनली मुझे क्लिक किया कि यूपीएससी में जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी है ना, वो पेपर को सेट करते वक्त कुछ अलग तरह की होती है। ठीक है, और वो उस एग्जामिनर की साइकोलॉजी को आप उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के थ्रू आप पकड़ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन 34 में देखिए, 2019 का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड और 2। बस यही मुझे क्लिक किया था, व्हाट इज आफ्टर ए डिकेड और 2। एग्जामिनर वुड हैव रिटन ऑक्सीडाइज आफ्टर ए डिकेड, और 2 लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बट जैसे आप डिकेड और 2 लगा रहा है, तो एग्जामिनर अपने लिए एक स्पेस बना रहा है कि भाई ये स्टेटमेंट तो गलत हो ही नहीं सकता। वो एग्जामिनर चाहता है कि ये स्टेटमेंट राइट हो। ठीक है, तो वो अपने लिए एक स्पेस ले रहा है, वो बैक फुट पे है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझिए, वो बहुत ही पिन पॉइंट नहीं हो रहा है, वो एक रेंज ले रहा है। वो रेंज इसलिए ले रहा है कि वो उसको स्टेटमेंट सही करवाना है। ठीक है, तो इसका उल्टा सोचिए कि जब भी कोई क्वेश्चन बहुत ही स्पेसिफिक हो रहा है, मतलब क्वेश्चन बहुत ही डेटा पे बेस्ड है, और डेटा भी ऐसा एकदम पिन पॉइंट 43 डिग्री पे बिल्कुल 245 सेंटीमीटर का ग्रोथ हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। एग्जामिनर की साइकोलॉजी वहां पे कह रही है कि भाई इतना स्पेसिफिक पिन पॉइंट है, पिन पॉइंट होगा तो नहीं राइट हो सकता। ठीक है, तो मीथेन ट्रिक का उल्टा अप्रोच हो गया वो मीथेन अप्रोच का, कि एग्जामिनर की साइकोलॉजी एग्जामिनर बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहा है। इसके देखते हैं नेक्स्ट ईयर सेम ट्रिक आई अप्लाइड इन द सेम अप्रोच इन 2020 पेपर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है विथ रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर विथ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। OMT इज मेजर्ड अप टू द डेप्थ ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस विच इज 129 मीटर। जैसा ही मैं देखा कि यूपीएससी इतना स्पेसिफिक पिन पॉइंट हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, 26 डिग्री से 129 मीटर, मतलब एग्जामिनर तो स्पेस ले ही नहीं रहा खुद के लिए। ठीक है, स्पेस नहीं ले रहा, ये स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है। OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी यूज्ड इन असेसिंग वेदर। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पे, OMT कलेक्टेड ड्यूरिंग जनवरी मार्च कैन बी, जैसे अपने वर्ड देखा कैन बी। कैन बी का मतलब क्या हुआ? संभावना है, मतलब एग्जामिनर यहाँ पे अपने लिए स्पेस बना रहा है कि नहीं ये स्टेटमेंट को तो सही करवाना है। देखिए यहाँ पे कैन बी, ठीक है, कैन बी असेसिंग वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल विल बी लेस और मोर ऑन देन अ सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन, ठीक है। तो और दूसरी बात स्टेटमेंट जनरल है, ठीक है ना, यूज हो सकता है कैन बी, तो आंसर विल बी, खत्म। बहुत ज्यादा हमको क्वेश्चन फंसने नहीं, सब बाउंसर क्वेश्चन था, बट बाउंसर क्वेश्चन हमेशा क्लू छुपा हुआ होता है। और मैं मिथेन अप्रोच के आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में कि कैसे ये ट्रिक बहुत ही इफेक्टिव है ये अप्रोच। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ट्रिक्स हुई एंकरिंग। देखिए एंकरिंग क्या है? एंकरिंग वो अप्रोच है जहां पे आपके पास ना कोई क्लू नहीं मिल रहा, बट उस क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट दिए होंगे। उस स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट इतना जनरल होगा, इतना जेनरिक होगा ना, आप उस स्टेटमेंट में गलत कर ही नहीं सकते हो। अगर आप उस स्टेटमेंट गलत काट रहे हो ना, तो यू आर टेकिंग ह्यूज रिस्क। तो वैसे स्टेटमेंट को ना आप एंकरिंग करो। एंकरिंग मतलब उस पे भैया खूंटा गाड़ देना है कि ये तो मेरे आंसर में होगा ही होगा, या फिर स्टेटमेंट 1 जो भी आपको लगता है कि हाँ एंकरिंग में ये बेस्ट आंसर है। चलो एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन 2019 का है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल्स टू यूज हाइड्रोजन इनरिच्ड CNG HCNG एज अ फ्यूल फॉर बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The main advantage of use of HCNG is the elimination of carbon monoxide emissions. ठीक है, तो मैं थोड़ा बस पॉज लूंगा बिकॉज यहाँ पे वर्ड एलिमिनेशन तो लिखा हुआ है, ठीक है। और अभी तक ये बात रहती है कि जितने एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, एलिमिनेशन, ड्रास्टिकली, ठीक है, वो सब स्टेटमेंट गलत होते हैं, बट ऐसा नहीं। हमने पिछले क्वेश्चन देखा था ना, एक क्वेश्चन था ना हमारा यहाँ पे, इसमें लिखा द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल। तो बहुत लोगों ने बोला कि नहीं यार ऑल लिखा हुआ तो स्टेटमेंट गलत होगा, बट ये मेजर एम था, ठीक है, तो ऑल वाला स्टेटमेंट सही हुआ था। इसलिए मैं अब जो मेरा अप्रोच है वो ये कहता है कि नहीं, आप एक्सट्रीम वर्ड्स पे मत जाओ, आप पहले क्वेश्चन को थॉरली देख लो, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद आप क्वेश्चन का अप्रोच करो। तो ये फर्स्ट में भी पॉज लूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन इमिशन। अब देखिए पहले वाले और दूसरे स्टेटमेंट में फर्क क्या है कि दोनों ही एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात कर रहा है एमिशन रिड्यूस करने के बारे में, और दूसरा कह रहा है हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करने के बारे में। बट एक बोलता है कि कंप्लीटली एलिमिनेट कर दे रहा है, दूसरा बोलता है कि बस रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है ये भी नहीं कह रहा कि 20% रिड्यूस करेगा, 40% रिड्यूस करेगा, 100% रिड्यूस करेगा, बस कह रहा है कि रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो अगर आप सोचो लॉजिकली कि इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रपोजल, तो भाई प्रपोजल कोई भी दिया होगा तो साइंटिफिक कमेटी दी होगी, या फिर कोई रिसर्च टीम दिया होगा, या फिर कोई मिनिस्ट्री ने की कोई कमेटी होगी उसने ये प्रपोजल दिया होगा, तो कुछ तो फायदे होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो इसके साथ में ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा मैच कर रहा है ना ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो इन 2 पे तो मैं एंकरिंग कर रहा, ठीक है, मैं 2 को गलत नहीं काट रहा, 2 तो मेरे आंसर में होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं 2 देखता हूं, 2 किस किस ऑप्शन में। मेरा ये गया, मेरे को सिर्फ B और D में डाउट है, ठीक है। अब B और D के लिए सिर्फ मेरे को देखना है कि 4 सही है गलत है, 3 तो दोनों में 3 मुझे पढ़ना भी नहीं है, मुझे सिर्फ 4 देखना है, 4 सही है गलत है। अब ये कह रहा है कि HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG। देखिए पहली बात सबको ये पता हुआ कि हाइड्रोजन बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, ठीक है, बट उसका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है। सेकेंड चीज, आप उतना भी नहीं सोचो, बहुत ही कॉमन सेंस से सोचो क्या HCNG का मतलब क्या हुआ। इसमें ना अपन हाइड्रोजन और CNG को मिक्स कर रहे होंगे, जब अपन इसको मिक्स कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा, एक मिक्सिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। इस मिक्सिंग प्रोसेस के कारण कुछ तो कॉस्ट बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कि इसको अपन लिए और हाथ से मिक्स कर देंगे, कोई ना कोई प्लांट सेटअप होगा, ठीक है, प्लांट सेटअप होगा जहां पे दोनों मिक्स करेंगे कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, कुछ कंडीशन मीट कर रहा होगा,
डेफिनेटली इसके कारण कुछ तो कॉस्ट इंक्रीज होगा, 2 to 5% ही मांग चलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना कि HCNG मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन CNG, तो CNG से तो महंगा ही होगा ये, तो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज बी। ठीक है, आपने देखा हमने 3 को पढ़ा तक नहीं, वी सेव्ड आवर टाइम हियर। ठीक है, एंकरिंग में और भी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको अगले वीडियोस में। ठीक है, नेक्स्ट वी कमिंग टू आवर नेक्स्ट अप्रोच, एलिमिनेटिंग थ्रू ऑप्शंस और स्टेटमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको दिखाता हूं। ये 2018 का क्वेश्चन है एंड 2018 वाज टफेस्ट पेपर। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि विथ रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एज्यूम सिग्निफिकेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। देखिए 1 2 3 4 5 5 स्टेटमेंट है और एक भी ऑप्शन 1 2 3 4 5 नहीं है, तो मैं तो अभी स्टेटमेंट पढ़ने ही नहीं जा रहा पहले तो। ठीक है, लेट्स टेक अ स्मार्ट मूव। देखिए 3 3 3 3 3 में है, 4 4 4 ये भी 3 में है, 5 5 5 5 3 में है। मतलब अगर 3 4 5 में से कोई एक गलत हुआ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 तो मुझे पढ़ना भी नहीं, मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं दोनों पढ़ के। ठीक है, 3 4 5 देखते हैं। 3 कहता है अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, 4 कहता है यूजिंग क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सरफेस, adopting spatial and temporal crop sequencing, crop rotation। देखिए ये जो फैक्टर है 4 और 5, ये दोनों होमोजीनियस फैक्टर हैं, दोनों सॉइल के से रिलेटेड है, इंट्रिंसिक सॉइल के इंट्रिंसिक नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, बट जो प्लांटेशन वाला है ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है, तो अगर मेरे को 4 काटूंगा तो मुझे 5 भी काटना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 एक ग्रुप हो गया और 4 और 5 एक ग्रुप हो गया, वह 3 को एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, वंस 3 इज गॉन, आंसर इज सी। आपने देखा टाइम से कैसे किया, इसको मैंने सोचा तक नहीं कि ये दोनों क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, ओके, चलिए एक और देखते हैं। हिस्ट्री क्वेश्चन 2018 का ही है, टफ क्वेश्चन बट स्टिल कैन बी वेरी इजिली क्रैक्ड। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ त्यागराजा's कृतिज आर डिवोशनल सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, मुझे नहीं पता। त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास। Annamacharya Tyagaraja are contemporary Annamacharya Kirtans are devotional songs in praise of Lord Venkateshwara। अगेन वही अप्रोच लगाते हैं यहाँ पे। अगर मैंने 2 को निकाल दिया और 3 को निकाल दिया, 2 और 3 में से किसी एक को मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, तो मेरा अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करनी इस क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, अब मेरे 2 और 3 बचा, मेरे को 1 पढ़ना भी नहीं है, मेरे को 4 पढ़ना भी नहीं है। अब 2 और 3 को देखिए, जो 2 स्टेटमेंट है, त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, इट्स अगेन वेरी जनरल स्टेटमेंट ना। त्यागराजा क्रिएटेड वेरी सेवरल न्यू रागास, ये वेरी जनरल स्टेटमेंट है। ये नहीं कह रहा है कि सेवरल न्यू रागास में कोई पर्टिकुलर राग का नाम दे रहा है कि इन्होंने ये राग कंपोज किया था, या फिर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक नंबर्स नहीं दे रहा 7 रागास कंपोज किए थे, बट इट्स जस्ट सेवरल न्यू रागास। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट अनामाचार्य कंटेम्पररी। अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट इज मोर स्पेसिफिक, ये बहुत ही लिमिटेड जोन में जा रहा है, बट दिस स्टेटमेंट वेरी जनरल। मैं ऑप्शन 2 पे एंकरिंग करूंगा। अगर मुझे 2 और 3 में से कोई चूज करना है, मैं 2 को चूज करूंगा, क्योंकि 2 स्टेटमेंट 2 इज वेरी वेरी जनरल। जैसे मैं 2 को चूज किया, 3 गलत काटा, 3 गॉन, 3 गॉन, 3 गॉन, आंसर इज बी। ठीक है, सो गाइस वी आर बैक टू आवर बेसिक स्ट्रेटजी डिस्कशन, जिसपे हमने देखा था कि देयर वर 6 स्टेप्स या फिर 6 पार्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी। इसमें जो 3 पार्ट थे, दिस 3 पार्ट्स आर रिलेटेड टू हाउ टू हैंडल द क्वेश्चंस।
हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखे, उनको आइडेंटिफाई किया। फिर दूसरा था कि इनको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है क्वेश्चन को, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली मीन्स उस क्वेश्चन को आप विदाउट एनी बायसनेस आप एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन बाउंसर है क्या फिर क्वेश्चन कॉमन सेंसिकल है, जो क्वेश्चन को बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा गया है। और फाइनली हमने जो स्ट्रैटेजी डिस्कस किए भी सारे, कि कैसे बाउंसर्स को हैंडल करना है, कैसे कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन का आंसर हैंडल करना है, फिर उस चीज़ को अप्लाई कीजिए एग्जाम में। बट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको अप्लाई करने के लिए आपको साइकोलॉजिकली इस टाइम पे बहुत स्टेबल होना पड़ेगा। तो ये जो बाकी 3 पार्ट हैं इस स्ट्रैटेजी के, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं आपके उस टाइम का जो मेंटल स्टेट है उससे रिलेटेड है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी ऑन द साइकोलॉजी, कि अब उस टाइम पे आप कैसे स्ट्रेस को हैंडल करें, कैसे आप जो आपके अंदर जो नॉइज है, नॉइज इन द सेंस कि आपके दिमाग में उसमें बहुत सारे रैंडम थॉट्स चल रहे होंगे, वो थॉट्स कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा होगा, उसको कैसे आप उससे बचें, उससे कैसे आप अवॉइड करें। सो सून वी आर कमिंग विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ऑल द बेस्ट।